स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस मैम। तो आज हम यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हमको जितना भी आहार हम लेते हैं, जो भी फूड है, इन सब का हमको इनको पढ़ना है हमको योग के आधार पर, कि योग ग्रंथों में किस तरह से आहार का वर्णन दिया गया है और किस तरह से पोषक तत्वों का वर्णन दिया गया। तो हम शुरू करते हैं इस यूनिट को। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि आहार ह्यूमन बॉडी से शुरू होती है, तो इसे हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। सब आपका पढ़ा हुआ है। पंच महाभूत, पंच तत्व, त्रिशरीर, कठ चक्र, कोश, पंचकोश जो होते हैं ये भी आपके पढ़े हुए हैं। पंच प्राण भी पढ़े हुए हैं। पंच उप प्राण भी पढ़े हुए हैं आपके। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, षट चक्र भी आपके सारे पढ़े हुए हैं। ये हम रिपीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम शुरुआत करते हैं यौगिक डाइट पर, कि यौगिक आहार क्या है और इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो जो यौगिक डाइट है, यौगिक डाइट का ही मतलब क्या है कि यौगिक डाइट कौन लेंगे? योग करने वाले। और जब योग करने वाले यौगिक डाइट लेंगे तो योग करने वालों की डाइट कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए, कॉन्शियस, उसमें चेतना होनी चाहिए, मतलब लाइव होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जो खा रहे हैं वो डेड इसमें आए। फिर इसके बाद में उनको संपूर्ण रूप से पोषण देने वाली होनी चाहिए, क्योंकि योग में आसन भी एक पार्ट है जिसमें काफी एनर्जी लगती है, काफी बल लगता है। तो उनके जो पूरे शरीर का उसमें पोषण भी कंपलसरी होता है कि होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डाइट है उनकी, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो उनके पूरे शरीर को पोषण दे, एनर्जी दे, उनके शरीर की एनर्जी को बैलेंस करे। तो इस तरह से डाइट चाहिए। तो इस डाइट की 3 खासियत क्या क्या है, कि एक तो ये किस किस में जो भी टेक्स्ट बुक हैं योग के, जैसे हठ योग प्रदीपिका है, घेरण्य संहिता है, भागवत गीता है, पतंजलि योग सूत्र है, इन सब में योग के साथ साथ यौगिक किसी भी योग साधक को किस तरह का आहार करना चाहिए उसका भी वर्णन किया गया है। और यहाँ पर आहार ऐसा माना गया है, आहार वो उस चीज को माना गया है जो पूरे शरीर को पोषण दे, उसकी माइंड, बॉडी, सोल तभी सभी को हेल्दी रखे। और माइंडफुल प्रैक्टिस, मतलब ऐसा खाना जब खाए कोई भी व्यक्ति, तो उसका जो खाना है वो माइंडफुल हो, मतलब सचेतन हो, वो पूरी चेतन अवस्था में खाने के साथ जोड़कर अपनी पूरी जागरूकता के साथ उस खाने को ग्रहण करें। तो अब ये जो यौगिक डाइट क्या होती है ये तो हमने देखा। अब यौगिक डाइट अगर हम देखें तो एक सात्विक आहार होगा, एकदम प्योर और नेचुरल भोजन होगा, जिसे हम यौगिक डाइट के अंतर्गत रखेंगे। और ये जो डाइट है ये क्या करेगी? शरीर, मन और आत्मा में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करेगी। मतलब ये तीनों को बैलेंस भी रखेगी और तीनों के बीच में हार्मनी भी रखेगी। और इस डाइट में ज्यादातर किन चीजों को प्रेफर किया जाता है? ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, मेवे, बीज और फलियां। और जो राजसिक टाइप के पदार्थ होते हैं, मतलब जो उत्तेजक होते हैं या जो तामसिक होते हैं, भारी होते हैं, सुस्ती लाने वाले होते हैं, उन खाद्य पदार्थों को इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पोषण, खाद्य पदार्थ और पोषण का अर्थ यह है कि जो शरीर में पोषक तत्व भी दे, शरीर को स्वस्थ भी रखे, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक रूप से मन को शांत रखे और हाई एनर्जी दे। तो इस तरह के खाने को ही
योग के ग्रंथों में वर्णन किया गया है। अब इस खाने का मुख्य सिद्धांत क्या है? जो यौगिक डाइट है वो किन चीजों पर बेस्ड होती है? तो सबसे पहला तो है सात्विक भोजन, मतलब वो जो भोजन हो वो सात्विक हो, पूरी तरह से नेचुरल हो। वो खाना ऐसा हो कि जो आपके आसपास सराउंडिंग लोकल मिलता हो। वो खाना ऐसा हो जो सीजनल हो, कि उसी सीजन में मिलता हो। वो खाना हल्का हो, पचने में आसान हो, फ्रेश हो, पौष्टिक हो, साथ ही साथ वो खाना पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो प्राण वायु को, या जिसे हम प्राण कहते हैं, उसे बढ़ाती है। इसे हम वाइटल एनर्जी भी कई जगह पर कहते हैं। तो ऐसा खाना सात्विक फूड के अंतर्गत आता है, और यही सात्विक फूड यौगिक डाइट का बेस है। फिर अहिंसक हो, मतलब इसका यह है कि जब योग के क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसे ये बोला जाता है कि उसकी चेतना प्योर हो, उसका कॉन्शियस, उसकी चेतना ऊपर की तरफ लगातार बढ़े, उसे मनुष्य से देवत्व की ओर लेकर जाए। तो वो तभी संभव है जब उसका मन शुद्ध होगा, चेतना प्योर होगी। और अगर वो हिंसक खाना खाएगा तो हिंसक खाने के साथ, चूंकि वो एक उत्तेजक खाना माना जाता है जो कि राजसिक या तामसिक फूड में आता है, तो ये कभी भी मानव की चेतना को ऊपर की ओर नहीं उठा सकता है। तो जो योग का साधक है और जो मोक्ष मार्ग तक जाना चाहता है, अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अहिंसक खाना हो। अब जो अहिंसक खाना इन्होंने लिया है, तो योग के जो मूल सिद्धांत हैं उसमें अहिंसक खाना में वो खाना भी नहीं आता है जो किसी जीव को नुकसान पहुंचा के लिया गया हो। इसीलिए योग में जब दूध की बात आती है तो वहां पर शुद्ध दूध या अहिंसक दूध जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि दूध ऐसा हो जो गाय को बिना किसी तरह के कष्ट पहुंचाए लिया गया हो। यदि उसका बच्चा हो तो उसकी पूर्ति, उदर पूर्ति पूरी होने के बाद हमने उस दूध को लिया हो, किसी भी तरह का कोई केमिकल ना दिया हो, वो दूध आता है शुद्ध दूध में या प्योर दूध में। फिर इसके बाद ताजगी, फ्रेशनेस, मतलब जो भी फ्रेश फूड आपको आसपास मिले उसे ही यौगिक डाइट के अंतर्गत रखा जाता है। कोई भी फूड बहुत समय तक, जैसे हमने फूड कुक किया और अगर उसको 3 घंटे तक रखा रहने दिया तो वो फ्रेश फूड के कैटेगरी में नहीं आता है। यदि मान लीजिए कोई फूड 3 घंटे तक ही रखा है, फॉर एग्जाम्पल हम दाल ले लेते हैं कि दाल हमने कुक करके रख दी है और मान लीजिए कि लोग बार बार खाना खाने आ रहे हैं और हम पूरी दाल को हर 15-20 मिनट में, आधे घंटे में बॉईल कर रहे हैं और 3 घंटे के दौरान वो 3 बार 4 बार बार गर्म हो चुकी है, तो वो भी सात्विक फूड के अंतर्गत नहीं आएगी, भले ही वो 3 घंटे ही क्यों ना रखी। मतलब ओवर कुक्ड जो फूड होता है वो सात्विक फूड में नहीं आता। सात्विक फूड में वही खाना आता है जो 1 टाइम कुक हुआ हो और आपने उसको ले लिया हो। तो यहाँ पर फ्रेशनेस पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। साथ ही जो खाना हो वो नेचुरल तरीके से बना हो। नेचुरल तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि माइक्रोवेव या जितने भी जेनेटिकल मॉडिफाई चीजें हैं उनको यहाँ पर यौगिक डाइट में नहीं रखा गया है। फिर सचेतन भोजन, धीरे धीरे शांति से, बिना किसी व्यवधान के और भोजन के प्रति कृतज्ञता के साथ खाना। तो सचेतन भोजन का मतलब क्या होगा कि जो हम खाना खा रहे हैं, मोस्टली क्या होता है, आप देखिए कई बार लोग बोलते हैं हम तो 5 मिनट में खाना खा लेते हैं या हम 2 मिनट में खा लेते हैं, तो क्या वो सचेतन भोजन होता है? सचेतन भोजन का मतलब होता है कि सबसे पहले तो थाली जैसे ही आपके सामने आए तो आप एक एक चीज को बहुत प्रेम भरी दृष्टि से देखें,
और बहुत कृतज्ञता के साथ देखें, उसके कलर्स को देखें, उसकी खुशबू को लें, क्योंकि जब खाना आपकी थाली में आएगा तो कोई भी खाना हो उसकी अपनी एक खुशबू रहती ही है। तो ये तो दो क्रियाएं सामने हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम उस खाने के प्रति कृतज्ञता दें। तो ये खाने से लेके कहाँ तक जाती है, भगवान को, ईश्वर को कृतज्ञता दें कि उन्होंने हमको ये खाना दिया खाने के लिए, उस किसान के प्रति जिसने ग्रो किया, उस शॉप कीपर के लिए जिससे हमने वो खरीदा, उन हाथों के लिए जिन्होंने उसे कुक किया, उन हाथों के लिए जिन्होंने उसे कुक करने लायक बनाया, उसकी सारी शुद्धि और सारी चीजें मैनेज की। तो उन सभी के प्रति हम पहले कृतज्ञता का भाव रखें। मोस्टली हमारे साथ क्या होता है कि हम खाना सामने आता है और हम खाना शुरू कर देते हैं बिना कुछ आगे पीछे सोचे हुए। तो ये तो है खाने की पहले की प्रोसेस। फिर दूसरा ये है कि खाने को धीरे धीरे खाएं। धीरे धीरे खाने से मतलब है कि अच्छी तरह चबा के खाएं, उसका अच्छी तरह मुंह में पेस्ट जब बन जाए तभी उसको अंदर निगले, उस खाने में अच्छी तरह से सलाइवा मिल जाए तब उसको अंदर की तरफ निगले। इन दोनों के बीच में एक और प्रोसीजर आता है कि जैसे आपने ग्रेटिट्यूड तक का तो पार्ट कर लिया, अब आता है आपके टच सेंस जो होता है, स्पर्श संवेदना जो होता है, उसको एक्टिवेट करने का। कोशिश करें कि खाना हाथ से खाएं, क्योंकि जब आपकी उंगलियां उस खाने को टच करती हैं तो चूंकि आपकी उंगलियों के टिप में पंच तत्व होते हैं, तो वो उस खाने में आपके शरीर में पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं जब आप हाथ से खाते हैं। दूसरी चीज, जब आप हाथ से खाते हैं तो उसके ठंडा, गरम या उसका जो भी टेम्परेचर है उसे आप फील कर पाते हैं, अपने टच सेंस ऑर्गन को उस खाने के साथ जोड़ पाते हैं। तीसरा, उससे आपको टेम्परेचर पता चल जाता है और आपका जो मुंह के अंदर के जितने भी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, बकल कैविटी में आपकी टंग्स में जितने भी बर्ड्स हैं, वो तैयार हो जाते हैं उस टेम्परेचर के लिए। यदि आप देखिए कि सडनली एक बाइट आपके मुंह में गर्म चला जाए तो आपको कितना परेशानी होती है, जबकि एक बार आप हैबिचुअल हो जाए और फिर उतना ही गर्म खाएं तो शायद आपको नहीं परेशानी होगी। तो जब आपके हाथ के टच सेंस से उसके टेम्परेचर का फील हो जाता है तो आपकी बकल कैविटी अपने आप को तैयार कर लेती है उस टेम्परेचर के लिए। तीसरा, उस खाने का टेक्सचर आपको पता चल जाता है, वो क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, सेमी लिक्विड है, सॉलिड है। तो वो सारे टेक्सचर आपके हाथ से जैसे ही टच करते हो तो वो पता चल जाता है। तो आपकी बकल कैविटी को ब्रेन पूरी तरह तैयार कर देता है टेम्परेचर और टेक्सचर के लिए। और जब टेम्परेचर और टेक्सचर के लिए खाना तैयार हो जाता है और जब आप मुंह में खाने को डालते हैं तो उसको जब चबाते हैं तो उसमें सलाइवा उसी क्वांटिटी में मिलता है। जैसे यदि बहुत सॉलिड है, सूखा हुआ है, तो सलाइवा ज्यादा मिलेगा पेस्ट फॉर्म करने में। यदि सेमी लिक्विड है तो कम सलाइवा में भी वो पेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। और फिर उस खाने को हम अंदर निगलते हैं। अब यहाँ शांति से का मतलब क्या है कि ऐसा ना हो हमारा दिमाग है कि नहीं अभी बाहर वो गाड़ी खड़ी है, हमको जाना, निकल जाएगी, फटाफट खाओ, तो खाने में तो हमारा ध्यान ही नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि हम टेलीविजन में कोई एपिसोड देख रहे हैं, पूरा ध्यान उसमें एपिसोड है कि अरे ये मर्डर किसने किया है पता चलने वाला है, और हम खाना खा रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि खाना खाना भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है। तो उसको आराम से धीरे धीरे एक एक बाइट के टेस्ट को, उसके टेम्परेचर को, उसके टेक्सचर को फील करते हुए खाएं। और जब आप अंदर निकले तो फील करें कि वो एक बहुत अच्छा पोषक तत्व आपके शरीर के अंदर जा रहा है। फिर बिना किसी व्यवधान के, ऐसा ना हो कि आपने थाली लगा के रखी है, 2 बाइट खाए, फिर उठ के किचन में गए कि अरे दूध रखा हुआ था, फिर आए, फिर 2 बाइट खाए, फिर बोले अरे पानी लेने जाना है, फिर 2 बाइट खाए, फिर बाहर किसी को दरवाजा खोलने चले गए। तो ऐसा नहीं, खाना आराम से, शांति से, बिना व्यवधान के खाएं। क्योंकि जब बार बार आपकी उससे लिंक टूटेगी
तो आप अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। जैसे आप मेडिटेशन पर बैठे और थोड़ा सा कुछ विजुअलाइज कराएं, फिर आपको उठा दें, फिर विजुअलाइज कराएं, फिर उठा दें, तो आप कभी भी विजुअलाइजेशन को कर ही नहीं पाएंगे। कर पाएंगे क्या प्रीति जी? नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो यही चीज हमको खाने के साथ भी इम्प्लीमेंट करना है। और जब हम पूरा खाना खा लेते हैं तो हमें, जब हम कहीं डाइवर्ट होते हैं, मतलब सचेतन नहीं होते हैं, तो आप देखिएगा आपको नहीं पता चलता है कि आपने कितना खाना खा लिया है। क्वांटिटी और क्वालिटी, दो चीजें आपको तभी पता चलती जब आप पूरी चेतना के साथ भोजन करें। कई बार होता ना कि जैसे मान लो एक ही थाली में 4-5 लोग बैठ गए और बात भी कर रहे हैं, तो आप देखिए अक्सर ओवर ईटिंग हो जाती है ना। आपको वो पता नहीं चलता कि कितना खा लिया है आपने। तो यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी को हम तभी मेजर कर सकते हैं जब हम माइंडफुल ईटिंग करें, पूरी चेतना के साथ ईटिंग करें। और फिर सबसे अंत में एक बार फिर आभार भाव मन में आना चाहिए कि ईश्वर ने आपको खाना दिया, ईश्वर ने आपको वो सारे तत्व उस खाने के साथ भेजे जो आपके शरीर के लिए पोषक हैं, आपके शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए यूजफुल है। तो ये पूरा एक प्रोसेस खाने के साथ होना चाहिए। कितने लोग इस प्रोसेस को करते हैं? थम्स अप करें जरा। बहुत मुश्किल है आज के समय में करना, है ना। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम कर पाए, क्योंकि देखिए खाना आपके शरीर को चलाने वाला साधन है। जैसे आप सबके घर में कार होगी, अब मान के चलते हैं वो पेट्रोल कार है, ठीक है। अब उसमें आप मिलावटी पेट्रोल डालते जाते हैं या ध्यान ही नहीं रखते हैं कब पेट्रोल कहाँ से डलवा रहे हैं, वो कैसा है, कम है कि ज्यादा है। मान लो आपको 100 किलोमीटर जाना और आप ध्यान ही नहीं रखते कि उसमें पेट्रोल कितना है, कम है। तो देखिए हर कंडीशन में आपको उस मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी कि नहीं, उस मशीन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। यदि पेट्रोल कम है, आपको अधिक जाना है, तो वो बीच में रुक जाएगी। यदि लगातार आप उसमें खराब या मिलावटी पेट्रोल डलवाएंगे तो क्या उसकी कार की लाइफ रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो हमारी बॉडी भी एक मशीन है। फिर उसके बाद यदि आप कार की सर्विसिंग नहीं कराएंगे, तो मान लीजिए आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, 200-400 किलोमीटर जाना है और टायर जो है वो अलाइंड ही नहीं है, बॉडी का अलाइनमेंट ही नहीं है, ये सर्विसिंग ही नहीं है, तो भी उसकी टायर की जो एज है वो कम हो जाएगी। ठीक है। आपने अपनी गाड़ी की कितनी बार सर्विसिंग कराई? सोचें। मान लीजिए आज हम 40 साल के, 50 साल के, 30 साल के, जो भी एज है, क्या उतनी बार भी सर्विसिंग कराई है? जबकि देखिए गाड़ी यदि आपकी, कार यदि आपकी डैमेज हो गई तो आपको मतलब हानि होगी, लेकिन फाइनेंशियल होगी। आप दूसरी ब्रांड न्यू खरीद सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। लेकिन यदि आपकी गाड़ी खराब हो गई तब क्या ऑप्शन है? कितना भी पैसा हो आपके पास। लेकिन फिर यहाँ पर वही बात आती है कि व्यक्ति कार खरीदने में, मोबाइल खरीदने में, कपड़े खरीदने में शायद हजारों लगा देता है, लेकिन यदि शरीर के लिए उसको 2,500 रुपए भी लगाने हो तो उसको भारी पड़ते। तो इस कॉन्सेप्ट को बदलें। सबसे पहले स्वार्थी बने और सिर्फ अपनी गाड़ी को देखें, क्योंकि वो चल रही है, वो है तो आप हैं, आपका वजूद है। अदरवाइज जीरो है, आप कितना भी सोच लें। ठीक है। तो ये सारे इसके मेन प्रिंसिपल हैं। अब आहार की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत से लोग होते हैं ना, वो जो प्रोटेस्ट करने भेजते बैठते हैं, 3 दिन 4 दिन तक खाना नहीं खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो लेटे मिलते हैं। शुरुआत बैठने से होती है, फिर लेटे मिलते हैं, फिर मालूम पड़ता है लेटने में भी डॉक्टर बोलता है कि अब ये रिस्क जोन में आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को जितनी भी चलने फिरने की या मूवमेंट की या वर्किंग की एनर्जी मिलती है या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं या हमारा ब्रेन सही सोच पाता है। आप देखिए जब एक समय के बाद बॉडी बहुत वीक हो जाती है तो ब्रेन भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
है ना। जैसे मृग तृष्णा का आपने नाम सुना होगा कि रेगिस्तान में लंबे समय तक यदि खाना पानी नहीं मिलता तो उसको हर जगह खाना और पानी दिखने लगता है, मृग मारीचिका जिसको बोलते हैं। तो ये 100% प्रूवन है कि जो आहार हम लेते हैं उससे ही हमारे शरीर को एनर्जी भी मिलती है और हमारा शरीर पोषित भी होता है, हेल्थ भी उसी से मिलती है। फिर बिल्डिंग अप और ग्रोथ, तो आप देखिए हमारा शरीर बनता किससे है? अन्न से बनता है, इसीलिए इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। ग्रोथ इसकी किससे होती है? अन्न से होती है। बहुत से बच्चों में आजकल आप बहुत सारे न्यूज में देखते होंगे कि जिनको हम कुपोषित बच्चे बोलते हैं, तो देखिए उनकी ग्रोथ पूरी तरह रुकी होती है ना। तो यदि नॉर्मल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मल डाइट और बैलेंस डाइट भी हम लें। फिर इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है यदि खाना नहीं मिलता है, या आप लाइव और डेड फूड समझते हैं? क्या समझते हैं लाइव और डेड फूड? मैम जिस हाँ बोले रितु जी। अच्छा, मेरे को लगा कोई और बोल रहा है। मैम जिसमें जान है, जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, अगर वो थोड़े दिन रखे रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, और अगर बिस्किट्स वगैरह खाते हैं वो कितने भी दिन रखे रहें तो वो जल्दी से खराब नहीं होते। हाँ, तो बिस्किट्स हो गए हमारे डेड फूड, और फ्रूट्स हो गए लाइव। एक्चुअली क्या है, हाँ प्रीति जी। जब ओवर कुक्ड भी कर दिया तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ लाइव और डेड फूड से दो मीनिंग निकलते हैं, मतलब कई मीनिंग निकल रहे हैं। पहला तो ये हो गया कि हम लाइव फूड मतलब अनाज खा रहे हैं, और डेड मतलब कोई भी नॉन वेज खा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नॉन वेज आप लाइव खा ही नहीं सकते, है ना। किसी भी डिश को आप देखिए तो वो सब डेड ही रहेंगे। तो एक सेंस तो वेज नॉन वेज में आ गया, ठीक है। अब हम वेज में आते हैं, तो वेज में जितने भी ऐसे फूड हैं जो प्रोसेस्ड हैं, जो नेचुरल नहीं है, फ्रेश नहीं है, ओवर कुक्ड है, या जिनमें ऐसे कोई चीजों का जैसे विनेगर है या किसी तरह के मिर्च मसालों का बहुत अधिक यूज किया गया है, मतलब उनका नेचुरल जो टेस्ट है वो ही बदल गया है। जितने भी जंक फूड होते हैं, देखिए जैसे अगर पिज्जा है वो किससे बना? फाइन फ्लोर से, मैदे से हम कह सकते हैं। पर क्या उसमें मैदे का टेस्ट होता है? नहीं, उसमें टेस्ट जब आप खाते हैं तो किसका होता है? उसके ऊपर जो टॉपिंग की जाती है। तो जो चीजें अपना टेस्ट ना दे पाए वो भी डेड में आती हैं, है ना। जो लाइव फूड होता है उसके लिए हम यहाँ तक भी बोलते हैं कि जैसे फ्रूट्स हैं, तो जैसे होता है ना वाटरमेलन है या मस्क मेलन है, तो कई बार क्या करते हैं लोग इसमें ऊपर से शुगर ऐड ऑन कर लेते हैं या सॉल्ट ऐड ऑन कर लेते हैं फ्रूट्स में। तो यौगिक डाइट उसको भी मना करती है। यौगिक डाइट हमेशा प्रेफरेंस देती है कि जिस चीज की जो नेचुरल टेस्ट है उसके साथ जब आप खाएंगे तब वो लाइफ फूड है। तो यहाँ पर हमेशा हमको जो यौगिक डाइट है वो किस चीज के लिए बोलती कि लाइव फूड खाएं, और उसमें आता क्या क्या है? जितने भी ताजे फल सब्जी, नींबू, बेरीज, जितने भी साबुत अनाज हैं, फलियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, पौधे हैं, और पौधों से आधार पर निर्धारित जो ऑयल्स बनते हैं या बीज से जो ऑयल बनते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम बहुत कॉमन सा लेते हैं, घर में हम आटा पीसते हैं, राइट। अब उस आटे को यदि हम 1 महीने तक एक जगह रख देते हैं तो 100% उसमें कीड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बाजार से कोई पैक्ड आटा लेके आते हैं, वो पैक्ड आटा हम तक पहुंचता ही 15-20 दिन या 1 महीने में है। फैक्ट्री में पैक हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर शॉपकीपर के पास गया, फिर उससे पता नहीं कितने दिन बाद आपने खरीदा। तो आप उसमें किसी में भी आप मैन्युफैक्चर डेट देखें तो वो आपको लगभग 1 महीने पहले की मिलेगी, लेकिन उसमें एक भी कीड़े नहीं मिलेंगे। अगर कीड़े मिलने लगे तो वो आप खरीदना बंद कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों आटा है, घर में आपने जो पीसा वो भी आटा था, वहां से लाया वो भी था, लेकिन आपका घर का पिसा हुआ लाइव था।
और आप जो मार्केट से लाए वो डेड है। अब वो क्यों है? क्योंकि जो डेड चीज होती है उनमें कोई भी चीज जन्म नहीं ले सकती है। मतलब जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो भी उसमें जन्म नहीं लेंगे क्योंकि वो डेड मटेरियल है। लेकिन जो घर का आटा है वो लाइव है, तो उसको आप हल्का सा मॉइस्चर करके थोड़े दिनों तक छोड़ दो, 15 दिन 1 महीने तक, तो देखिए उसमें आप छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे। तो डेड और जो लाइव फूड है वो बहुत सूक्ष्म रूप से योग में उसका वर्णन किया गया है। और ये बोला गया है कि जितना भी लाइव फूड है उसे लेना चाहिए, क्योंकि ये लाइव फूड ही क्या करता है, जितनी बॉडी के अंदर टूट फूट हुई है, जितना हील अप होना है, जितनी रिपेयरिंग होनी है, सारी चीजें ये करता है। जितना फ्रेश और यौगिक डाइट होगी, जितना अच्छा खाना होगा, उतना अच्छा आपका मन होगा। तो जितना अच्छा मन होगा मतलब उतना अच्छा आपका मनोमय कोश होगा। और मनोमय कोश ही क्या होता है, प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश को जोड़ता है। मनोमय कोश अच्छा होगा तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार अच्छा होगा, और आप जितनी भी मानसिक और शारीरिक बीमारियां हैं उन सब से आप बच पाएंगे। क्लियर हुआ ये सारी चीजें? राइट, आगे बढ़ते हैं अब, है ना। अब इसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए? तो जितनी भी मीट, फिश, एग हैं, इवन योग में प्याज, लहसुन को भी अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तेजक पदार्थ होते हैं। तले हुए फ्रूट्स, फ्राइड फ्रूट्स जो होते हैं, बासी, प्रोसेस्ड या पैकेज फूड जो होते हैं, अल्कोहल होता है, बहुत अधिक कैफीन होता है, बहुत अधिक मसालेदार, खट्टे या बहुत अधिक नमकीन, ये सारी चीजें जो हैं यौगिक डाइट में नहीं आती। और यौगिक डाइट का सिर्फ उद्देश्य क्या है? शरीर को शुद्ध रखना, डिटॉक्स करना, माइंड को शुद्ध रखना, डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर रखना। जितना डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा उतनी आपकी बॉडी हेल्दी होगी। जितना माइंड क्लीन होगा उतना स्ट्रेस कम होगा। तो जब मन और शरीर स्वस्थ होगा तो आप ऑटोमेटिक अच्छे विचारों से भरा होगा, तो आप ऑटोमेटिक अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे। और जब आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे तो आपका तो कल्याण होगा ही, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का। क्योंकि आपसे ही परिवार बन रहा है, परिवार से ही समाज बनता है, और समाज से ही देश बनता है। तो उन सब का भी कल्याण उसी में निहित है। आगे बढ़े, ये और ले लेते हैं ना, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, क्योंकि ये लगभग सिमिलर है जो अभी हमने पढ़ा, इसीलिए साथ में ही ले लेते हैं। तो अब इसकी डाइट की इम्पोर्टेंस क्या होगी? 100% ये शरीर, मन और आत्मा सभी को शुद्ध कर रहा है, तो योग में इसी को प्रेफर किया जाएगा। और योग के हिसाब से 3 तरह की डाइट होंगी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जितनी व्यक्ति की चेतना लो होगी, निम्न स्तर पर होगी, उतना उसका खाना तामसिक होगा। जैसे जैसे उसकी चेतना ऊपर बढ़ेगी तो उसका खाना राजसिक हो जाएगा, और जब चेतना उच्च अवस्था में पहुंचेगी तो सात्विक हो जाएगा। तो अगर व्यक्ति को अपनी चेतना को मोक्ष मार्ग तक ले जाना है तो उसको सात्विक खाने की तरफ आना कंपलसरी है, और यही सात्विक खाना यौगिक डाइट है। तो ये जो सात्विक खाना है ये क्या करेगा? मन शरीर को शुद्ध करेगा, एकाग्रता को लाएगा, बहुत अधिक एनर्जी देगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेगा। और फिर से वही है कि ये सारा खाना कैसा होगा? ताजा होगा, हल्का होगा, शुद्ध होगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि आप देखिए, जितना हल्का खाना खाएंगे उतने आप शरीर को भी हल्का महसूस करते हैं, और जितना भारी खाना खा लेते हैं तो आप अपने शरीर को भी उतना भारी महसूस करते हैं। जैसे कभी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए डेली लेट नाइट में और बहुत हैवी खाना खा ले, तो वो देखिए दूसरे दिन भी उसका शरीर भारी भारी रहता है। और चूंकि योग में बहुत जरूरी है कि आपका शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा हो, शरीर हल्का हो, तो इसके लिए
शांत हो मन, तो इसके लिए सात्विक फूड ही फिट होता है। अब योग की साधना में इसकी क्या रोल है? तो सबसे पहले तो ये मन शरीर को शुद्ध करता है, जितनी भी अशुद्धियां होती हैं उनको हटाता है। जैसे जैसे शरीर और मन शुद्ध होगा, मतलब डिटॉक्स होगा, वैसे वैसे वो हल्का होगा, शांत होगा और एकाग्र होगा। फिर एनहेंस प्रैक्टिस, चूंकि इसमें बहुत सारे तीसरे स्टेप में आसन और प्राणायाम वगैरह किए जाते हैं। आसन के लिए बहुत जरूरी है कि बॉडी बहुत एनर्जेटिक हो और बहुत ऐसी हो कि जो रिसेप्टिव हो, कि हर चीज को ग्रहण कर सके। जब इस फॉर्म में बॉडी होती है तभी वो जो आसन प्राणायाम करते हैं उसमें अधिक प्रभावशाली होते हैं। अदरवाइज क्या हुआ, मान लीजिए हमने आपको बोला कि पद्मासन में बैठिए, अब आप 5 मिनट बाद ही थक गए, आपको जरूरत पड़ने पर लगी कि पैर को खोल लें, पैर में नमनेस आ गई या आपको अनकंफर्टेबल लगने लगा, तो ध्यान तो आप कर ही नहीं पाएंगे, प्राणायाम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए शरीर को साधने के लिए खाने पर बहुत ज्यादा जोर योग में दिया गया है। सत्व को बढ़ाता है, मतलब सत्गुणों को बढ़ाता है। सत्गुण कौन से होते हैं? शांति, क्लियरनेस, करुणा, पॉजिटिव एनर्जी, ये सारी चीजें सात्विक होती हैं। जितने भी रिसोर्सफुल थॉट्स होते हैं वो सारे सात्विक होते हैं। मन में स्थिरता आती है जिससे आप योग और प्राणायाम अच्छी तरह से कर पाते हैं। आप कभी भी करके देखिएगा कि जब आपका शरीर बहुत भारी लगे, जब आपने खाने में कुछ भी गड़बड़ की हो, शरीर भारी लगे, मान लीजिए आपने शाम को भी कुछ हैवी खा लिया है और दूसरे दिन सुबह से आप कोई बैलेंसिंग आसन करके देखिएगा, तो आप खुद बोलेंगे कि अरे आज तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है, कल तो बहुत अच्छा हो गया था, या बॉडी आज मुड़ ही नहीं रही, कल तो बहुत अच्छी मुड़ गई थी। तो वो क्या कारण है? आपका फूड, आपका आहार जो आपने लिया है। फिर ध्यान भटकाने वाली चीजें, तो चूंकि सात्विक खाना जो होता है ये उत्तेजक नहीं होता, जैसे कि राजसिक बहुत उत्तेजक होता, तो जितना खाना स्टिमुलेट करने वाला होगा, ओवर स्टिमुलेट करेगा, उतना अधिक आपका ध्यान भटकेगा, और जितना स्टिमुलेशन कम होंगे उतना आपका मन एकाग्र होगा। तो जो सात्विक खाना है वो स्टिमुलेटिंग नहीं है, तो ये ध्यान को भी नहीं भटकाएगा। फिर सपोर्ट इनर स्टेट, चूंकि आपका शरीर एकाग्र है, शांत है, मन एकाग्र है, शांत है, तो ऑटोमेटिक आपके जो इनर स्टेट हैं वो डेवलप होंगे, इंटरनल पीस डेवलप होगी, आपका जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो जाएगा और एबिलिटी बढ़ जाएंगी आपके डीप मेडिटेशन में जाने की। ठीक है, क्योंकि खाने का प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? सात्विक आहार के कंपोनेंट्स क्या होंगे या यौगिक आहार के? ताजे फल, सब्जी, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज और शुद्ध दूध। अब योग में ज्यादातर जब दूध का वर्णन आएगा तो या तो उसमें अहिंसक दूध या शुद्ध दूध, ऐसा कोई भी, या चेतन दूध, सचेतन दूध, ऐसे कोई भी टर्म्स यूज किए जाते हैं और इसको हम समझ चुके हैं, तो रिपीट नहीं कर रहे। फिर दूसरा इसका मेन तत्व क्या रहेगा? मिताहार। मिताहार का मतलब क्या है? मित मतलब आपके कंट्रोल में, संयम में, और हार आहार, मतलब आहार आप जो कर रहे हैं वो संयमित तरीके से करें। तो योग में संयमित तरीका क्या बताया है कि आपका जो स्टमक है वो आधा स्टमक आप भरें सॉलिड फूड से, मतलब आधे पेट भोजन खाएं। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी ही खाएं, और आधे पेट को आप भरें लिक्विड से, और आधे पेट को सॉलिड से, 1/4 को लिक्विड से, और 1/4 जो है वो खाली छोड़ें या हवा। तो इस रेशो में जो भोजन किया जाता है उसे मिताहार की कैटेगरी लिया। सचेतन भोजन को हम समझ चुके हैं, माइंडफुल ईटिंग, प्रेम, कृतज्ञता, जागरूकता के साथ भोजन करना, और ऐसा भोजन करना जो शरीर, मन, आत्मा सबको पोषित करे। अब बचना किससे चाहिए यौगिक डाइट के अनुसार?
बहुत अधिक मसालेदार, कड़वे, खट्टे, नमकीन खाद्य पदार्थ या प्रोसेस्ड प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ, मांस, शराब, बासी या भारी खाद्य पदार्थ जो बेचैनी और सुस्ती पैदा करते हैं। तो ये इसके घटक हो गए। तो अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए यौगिक डाइट के अनुसार तो क्या क्या जरूरी है? फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है जो हम आसन के द्वारा करते हैं। मेंटल इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी है जो हम प्राणायाम, प्रत्याहार और मेडिटेशन में करते हैं। बहुत सारे जो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो उत्तेजक होते हैं वो नहीं खाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं कि जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए खाने के समय, आपके विचार कैसे होने चाहिए, वो स्थान कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम बहुत अधिक सात्विक खाना ले लें और बहुत गंदे से स्थान में बैठ जाएं तो क्या होगा? खाना तो आप सात्विक खा रहे हैं, आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मिस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आपके, वो जो स्थान जहां आप बैठे हुए हैं, आप इमेजिन कीजिए कि आप रोड साइड कोई ऐसे ढाबे में अपना टिफिन लेके बैठे हैं जहां आसपास बहुत ही लोअर कैटेगरी के लोग हैं जिनकी जनरल लैंग्वेज ही मिस लैंग्वेज होती है, आसपास बहुत गंदगी है। तो क्या वो जो सात्विक खाना है वो आपके लिए यूजफुल होगा? तो स्थान का, समय का, अब कितना भी सात्विक खाना हो आप रात को 2 बजे बैठ के खा लें ना। तो स्थान का, समय का, इन सारी चीजों का भी खाने पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद ये जो हम अगले इसमें लेते हैं मिताहार। चलिए, तो अभी तक हमने खाने के बारे में जितनी भी चीजें पढ़ी या समझी वो यदि हम अपने लाइफ में उसको ले लें और फिर नॉर्मल खाना भी खाएं तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। जो हम बहुत इस पे जाते हैं ना बैलेंस डाइट, ये खाना चाहिए कि नहीं, वो खाएं, ये खाएं, बिल्कुल नॉर्मल सब्जी, रोटी, दाल, चावल खाएं, सिर्फ इन सब प्रिंसिपल के साथ खाएं तो 100% आपको कोई चीज की जरूरत नहीं रहेगी कि ये बीज खा रहा है, वो बीज खा रहा है, यहाँ से वो मंगा रहा है, वहां से वो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी श्योरिटी है कि सिर्फ फ्रेश, नॉर्मल, नेचुरल खाना खाएं। तो कितने लोग इससे सहमत हैं? और आज का पढ़ने के बाद हमें सभी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि हम खाने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, खासकर जब हम माइंडफुल ईटिंग पर आते हैं, ग्रेटिट्यूड पर आते हैं। मौन पूर्वक नहीं हो पा रहा, अभी वो फॉलो नहीं हो पा रहा कि एकदम मौन लेके करे, बोलना बीच में पड़ जाता है। नहीं, देखिए मौन यहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उठना वो भी पड़ता है मौन जो है ना, मेंटल होना बहुत जरूरी है फिजिकल की जगह। मैडम, उठना भी पड़ता है खाना खाते हुए, हमारी लेडीज की आदत होती है, बीच बीच में करते हैं हम कुछ ना कुछ अपने। हाँ, ये चूंकि हमने शुरू से डाल ली है ना, तो कोशिश करें कि खाना खाने के लिए मुश्किल से कितने 10 मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज्यादा शायद किसी को नहीं लगता होगा, है ना। तो 10 या 15 मिनट के लिए हम धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलें, ग्रेटिट्यूड की आदत को डालें। पहले इसीलिए वो जो एक होता था ना कि भोजन मंत्र पढ़ के खाना खाते थे, सुना होगा आप लोगों ने कि खाने के पहले भोजन मंत्र पढ़ना, या वो पानी से ऐसे 3 चारों तरफ इस तरह से, क्या बोलते, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो वो करके खाते थे। तो ये सारी चीजें सिर्फ किस लिए हैं? उस खाने को माइंडफुल बनाने के लिए। तो कोशिश करें कि आज से हम फिर से 100% नहीं कर सकते, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन यदि हम 70 भी कर पाए
कुछ चीजें तो क्या हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी हैबिट है। जैसे अभी सविता जी ने बोला कि हैबिट है इसलिए हम उठते हैं। यदि हम तय कर लें तो एक इमरजेंसी से वही रह जाएगी कि भाई मान लो डोर बंद है और किसी ने डोरबेल बजाई। धीरे धीरे जब हम ये अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी ये बता देंगे, समझा देंगे कि भाई हम खाना खाते समय बीच से नहीं उठेंगे, तो धीरे धीरे वो हैबिट में आता जाएगा। मैडम जो लेबर क्लास होते हैं, अगर वो खाना खा रहे होते हैं तो खाना ही खा रहे होते हैं, मतलब वो इतनी डेडिकेशन से शुरू से देखा है ना, तो हमारे अंदर वो जो मेड होती है घर की, वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन नहीं लेती है। नहीं, ये सही है, लेकिन उनका मेंटल डिस्ट्रक्शन हाई पीक पर रहता है। अब मतलब वो वैसे ही उठते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, वो उनमें बहुत होते हैं, इसलिए उनको वो प्रॉफिट नहीं दिखता। जो हाँ, बेनिफिट उनको मिलने चाहिए उसके, वो नहीं मिलते। तो सबसे पहले हमको मन पे काम करना चाहिए। जैसे हम सपोज एक चीज को भले ही छोड़ें या ना छोड़ें, लेकिन ये तय करें कि ये एक चीज हम खाएंगे जब भी, तो पूरा माइंडफुल होके खाएंगे। मान लीजिए एक एप्पल आप खा रहे हैं, है ना, तो कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे अभी कोई एक थॉट आएगा कि एप्पल खाना है, अचानक से तो खाना शुरू नहीं कर देंगे। इवन पानी भी पीना तो पहले थॉट आता है कि प्यास लगी है, ठीक है। तो कैसे जब हम जाते हैं, चलो एक एप्पल चुन रहे हैं, अनदेखा एक नहीं उठा लेना। मान लीजिए वहां 6 रखे हैं, तो चलो उसमें से चूज करते हैं एक को। तो क्या हुआ, आपका जो आई विजन है वो उससे जुड़ गया, आपकी जो एक सेंस ऑर्गन है आंखें, वो उससे जुड़ गई, ठीक है। अब आपने एक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आपका टच सेंस उससे जुड़ गया, ठीक है। अब आपने उसको जब उठाया, पास तक लाए, तो हर चीज की कोई ना कोई स्मेल होती है, तो वो स्मेल से आपकी नासिका, आपके नॉस्ट्रिल्स जुड़ गए। फिर जब उसको ऐसे खाने के लिए आप मुंह खोलेंगे, लिप से टच करेंगे, तो उसका ठंडा गर्म कोई तो भी टेम्परेचर होगा, उससे जुड़े। फिर जब आपने बाइट करके मुंह में डाला, तो जब फर्स्ट उसको चू करें, दांतों से दबाएं, तो उससे एक जूस निकलेगा। उस जूस को फील करें कि वो कैसा टेस्ट है, वो ठंडा है, गर्म है, अच्छा है। तो आंखें बंद करके आराम से आनंद लेके खाएं। अपने अंदर से उन लोगों के लिए आभार व्यक्त करें कि किसी न किसी ने तो मेहनत करके वो उगाया होगा, उस पेड़ को पानी दिया होगा, उसकी देखरेख की होगी, उससे तोड़ा होगा, उसको पैक किया होगा। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनने ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके यहाँ तक पहुंचाया होगा, कुछ शॉपकीपर ऐसे होंगे, तो एक लंबी चेन होगी। तो हमें नहीं मालूम वो कौन से फेस हैं या क्या है, लेकिन हम उन सबके प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखें कि उन्होंने उस एप्पल को मेरे हाथ तक पहुंचाया, और उस ईश्वर को धन्यवाद दें कि वो सहायक बना मेरे पास तक पहुंचने में, और फिर आनंद के साथ उसको खाएं। एक दिन ऐसे एक एप्पल खा के देखिएगा, एक दिन नॉर्मल आप जो खाते वो खाइएगा, फिर दूसरे दिन इस फीलिंग के साथ खाइएगा। और जब आप ये ग्रेटिट्यूड खाएं, दे दें, उसके बाद आप जो खाएं, तो बिल्कुल फील करें कि हर बार जब आप उसको चबा रहे हैं, उससे जो जूस निकल रहा, पल्प निकल रहा, वो एकदम पोषक तत्वों से भरा हुआ है, और अब वो आप अपने शरीर के अंदर ले जा रहे हैं। इसके जितने पोषक तत्व हैं, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती जा रही है एक एक को। एक दिन इस तरह से खा के देखिएगा कि जब तक पूरे एप्पल को आप एक बार पहले ही अच्छे से देख लें, बीच में आग भी खोलते जाए, लेकिन जब आप चबाएं, जब आप बाइट मुंह में डाल लें, तो आंखें बंद करके उसको एंजॉय करें। फिर मुझे बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। देखिए, एप्पल तो अभी तक आप लोगों ने पहले भी खाए होंगे, तो उसका अनुभव तो आपको सबको है। तो आज सब आप लोग एक एक एप्पल, जैसा हम बोल रहे हैं, इस तरह से खा के देखिएगा। फिर कल अपन कोई भी एप्पल से मतलब एप्पल ही नहीं है, कोई भी फल आप खा सकते हैं। तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे कि क्या फर्क उसमें आया। मैम कई बार ऐसा होता है कि कस्टर्ड एप्पल जब आते हैं ना, तो जब कस्टर्ड एप्पल को खाते हैं, तो ये मन में भाव तो आता है कि ईश्वर ने इसको किस तरह से बनाया है कि हर पल्प के बीच में बीज है।
तो वो बहुत कई बार मतलब ध्यान जब उस पे जाता है ना तो इतना अच्छा लगता है कि इतना सुंदर। जैसे आप देखिए अनार खाइए तो देखिए कितनी डेलिकेट उसका स्ट्रक्चर है कि एक वो पतली सी मेम्ब्रेन निकल रही है सबके बीच में, फिर एक छोटा सा बीज है, उसमें भी एक बीज है। तो मतलब ये सारी चीजें देखते हुए उसको एंजॉय करते हुए खाएं। उसका कलर कितना सुंदर रहता है आप देखिए। जो एक बहुत अच्छा सा अगर हम अनार की बात करें तो उसके बीजों का कलर कितना खूबसूरत रहता है ना? तो कोई भी एक फल को इस तरह से आज खा के देखिएगा सभी लोग, जो वीडियो ऑन किए हैं वो भी, जो वीडियो ऑफ किए हैं वो भी। ठीक है, तो कल हम सभी डिस्कशन करेंगे 5 मिनट के लिए कि क्या फर्क लगा। मैम मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, आपने जैसे अभी बताया, वो ऐसे ही खाना खाते थे। वो पहले वो पानी से उसको 3 बार घुमाते थे पानी उस पे, और हम्म। पूजा करते थे 5 5 से 7 मिनट, फिर वो उसको खाते थे खाने को। मोस्टली ये बोला जाता है कि जैसे आप जो खाना खाते हो उसमें आपको नहीं मालूम होता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, किन किन हाथों से पहुंचा हुआ है। जैसे मान लीजिए होटल में खा रहे हैं किसी की शादी के खाने में, तो ये ऐसा बोला जाता है कि आप उस खाने को बहुत प्रेम और आभार की नजरों से देखें और सिर्फ मन ही मन एक बार दो बार जितनी बार भी आपको पढ़ना है नमोकार मंत्र पढ़ें और महसूस करें कि उसका पूरा पावर उस खाने में जा रहा है। मैडम आपने एक्सपेरिमेंट भी तो करके दिखाया था एक हाँ, पानी पे। पानी पे। तो ये पहले ऐसा चीजें पहले ऐसा भी करते थे मैम, पहली जो एक बाइट होती थी वो गाय को देते थे, लास्ट वाली हम्म, बाइट डॉगी को देते थे। मेरे बाबा जी जरूर करते थे ऐसा। हाँ, तो ये सब जो रिचुअल्स थे ये बहुत खूबसूरत थे। देखिए अगर हम जानवरों को खाना नहीं देंगे तो उनके पास आएगा कहाँ से? या तो आप उनका जो नेचुरल है, जो जंगल है, नेचुरल जो उनका रहने का घर है उसे आप रहने दीजिए, तो उनकी मर्जी, वो अपना कैसे भी करें। लेकिन यदि आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो हमारी भी तो ड्यूटी बनती है ना। इवन इतना तक मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि खाने को थाली में नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ठीक है हम उतना ही खाना लें कि ना छूटे, लेकिन मान लो किसी कारणवश ओवर हो गया, एक रोटी एक्स्ट्रा हो गई, तो हम उसको ओवर डाइट करने के बजाय अगर वो एक रोटी गाय को खिला दें तो उसका यूज अधिक है। कंपैरेटिवली हम ओवर डाइट करें। यदि हम उस खाने को नाली में भी फेंक देते तो नाली में भी कुछ ना कुछ जीव रहते हैं जो उस खाने को खाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर डाइट करने से बेहतर तो यह है कि किसी भूखे को खिला देना, किसी जीव को, वो उसका सही उपयोग है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, सबके डिफर हो सकते हैं, लेकिन ये मेरा है कि ओवर डाइट नहीं करना चाहिए। या आपको लगता है कि ये खाना आपको नहीं खाना किन्हीं भी कारण, कई बार होता है कि जब हम थाली तो ले लेते हैं लेकिन हमको लगता है कि नहीं अब बिल्कुल हम खा ही नहीं सकते हैं, या कोई स्मेल से हमको अचानक इरिटेशन होने लगता है कि यार ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो बेटर है उसको जबरदस्ती आप खाओगे, आपके शरीर को भी वो हानि पहुंचाएगा, आपके शरीर के लिए भी वो हेल्थ के लिए बैड ही रहेगा। तो बेटर है उसको किसी जानवर को खिला दो, वो बेटर है। वो मिसयूज नहीं मानती हूँ, वो यूज ही हुआ। मैं बल्कि मेरे दादाजी तो थाली धोकर पी लेते थे कि तुरंत तो थाली मजेगी नहीं, तब तक कहीं कोई चींटी मर ना जाए उसमें पहुंच के, या कोई मक्खी ना गिर जाए। तो इतनी उनकी सोच अहिंसात्मक हाँ, थी। और शुद्ध सोले का अंतराय पाल के और वो वैसे ही भोजन बिल्कुल। करते थे शुद्ध। तो मेरा वही कहना कि हम ठीक है, हम बहुत अति नहीं कर सकते लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो कर ले, है ना? तो वो भी एक अचीवमेंट है भाई। 100% में मान लो हमें लगता है कि हम 100 का 100 नहीं कर सकते, ठीक है हम 50 कर सकते हैं तो 50 तो कर ले ना, सही पूरा जितना कर सकते हैं वो बेस्ट है। तो हम सब उसी को फॉलो करें। और आज एक फल सबको इन्हीं सब सचेतन माइंडफुल होके खाना है। ठीक है। मैम आपने मिताहार बोला तो मुझे ये डॉक्टर बीके बांद्रे इंदौर के, आप शायद जानते होंगे। हम्म। या फिर मतलब मैंने इनके अंडर में भी 1 मंथ का जैसे आपसे कोर्स किया हुआ है योग थेरेपी, ऐसे इनसे भी किया हुआ था इंदौर में, हम्म। डॉक्टर बीके बांद्रे। तो मतलब ये इतने स्ट्रिक्ट है अपनी डाइट को लेके, बोले मुझे कोई इनविटेशन आता था खाने भोजन के लिए तो मैं बोलता था आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे तो मैं आपके यहाँ आऊंगा।
मेरी जो डाइट है मैं उतना ही लेता हूँ। आप फोर्सफुली और डाल देंगे तो वो फीकेगा, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। मतलब अगर मुझे 2 चपाती ही लेनी है तो मैं उतनी ही दो। लूंगा। आप अगर इतना मेरा आग्रह मान रहे हैं तो मैं आपके यहाँ भोजन के लिए आऊंगा। तो मुझे एक्चुअली लगा कि एक ये विडंबना है कि हम इंडियंस का जो प्यार है ना वो खाने से ही शो होता है। इवन मतलब गेस्ट तो ठीक है, हम अपने बच्चों के साथ भी तो यही करते हैं, एक और ले लो, एक और ले लो। फोर्सफुल ईटिंग हम ही तो कराते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, मान लीजिए उसको, छोटा बच्चा देखना, उसको जितनी भूख होगी ना वो उतना ही खाएगा। तो हम अरे एक ही रोटी खाई है, 2 तो खाओ कम से कम, एक और लो। हम ही तो वो करते हैं ना, जबकि ये नहीं करना चाहिए। बच्चे को जितनी भूख है उतना खाने देना चाहिए। तो और कोशिश, अनहेल्दी खिलाकर ज्यादा प्यार दिखाते हाँ हैं, मतलब सभी मीठा के और साथ प्राउड। है ये। हम चूंकि हम बचपन से ऐसा देखते हैं तो हम भी वही करते हैं, हमारे साथ भी बचपन में ऐसा ही हुआ होगा मान लेते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं से तो हमको बदलना पड़ेगा ना, किसी ना किसी पॉइंट से। क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि हम सोचे हम बदले ही ना, अब तो ऐसा हुआ तो हम ऐसे ही चलाएंगे। तो जब जागो तब सवेरा। जब भी हमें अवेयरनेस आ जाती है तो हम कोशिश करें उस अवेयरनेस को स्प्रेड करें। चलिए, तो कल मिलते हैं हम सेम समय पर। ओके, जय जिनेंद्र सभी को।